हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शरद पूर्णिमा क्या है कि दीपावली से थोड़ा पहले आती है। सर्दियां जब लगने वाली होती है उससे थोड़ा पहले पूर्णिमा आती है, उसको शरद पूर्णिमा बोलते हैं। और इस दिन क्या मतलब ऐसा माना भी जाता है और रियल भी चीज़ है। बस इस पूर्णिमा के दिन क्या है कि भाई आसमान से अमृत अमृत मतलब आप यूं मान के चल सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी मतलब नीचे आती है, या वहाँ मतलब ज़्यादा उसका घनत्व रहता है पॉजिटिव एनर्जी का। तब क्या है कि रात को दूध से बने आइटम, खीर वगैरह या दूध से रिलेटेड कोई आइटम रखते हैं ऊपर ऊपर जाली वाली लगा के। फिर क्या है कि उसकी चांद की रोशनी मतलब खुले में रखते हैं ताकि चांद की रोशनी उसके अंदर पड़े। और सुबह फिर क्या है कि लोग उसका यूज़ करते हैं। तो क्या है कि इससे काफ़ी हद तक पॉजिटिव एनर्जी रहती है बॉडी के अंदर। तो ये मान्यताएं हैं शरद पूर्णिमा के दिन। बाकी आपको क्या नॉलेज है शरद पूर्णिमा के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, रूबीकॉन रिसर्च आईपीओ जो कि एक अपकमिंग आईपीओ, उसका हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि 9 से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में ओपन होने वाला है। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम, फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, फिर इस आईपीओ की डिटेल्स, और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा, ठीक है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले बात करें एक अंदाजन ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो लगभग 16% के आसपास इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। लगभग मान के चले 80 रुपए पर शेयर के आसपास इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है आज की तारीख में। तो डिमांड तो अभी ठीक ही बता रही है। बाकी देखिए, ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा है, इसके पूरे भरोसे हमको नहीं रहना। गलत है, गलत भी हो सकता है। देखिए, ये ऑफलाइन डिमांड आती है, जो भी ब्रोकर्स वगैरह होते हैं ऑफलाइन डिमांड है ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड, ये सही गलत हो सकती है। इसके पूरे भरोसे नहीं रहना, सिर्फ एक रेफरेंस के लिए हमें जानना जरूरी है। तो अभी तो डिमांड ठीक बता रही है। बाकी एंकर लिस्ट वगैरह आना बाकी है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे जब इसकी एंकर लिस्ट वगैरह आएगी। फिर जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है 1999 मतलब 1999 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब अभी देखा जाए तो 26 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। हालांकि ये कंपनी जो है फार्मा सेक्टर से रिलेटेड ही है, बस उसके अंदर थोड़ा बहुत इसके अंदर यूनिकनेस है। जैसा मैंने आपको बताया, यूनिकनेस ऐसे कि भाई जो ये दवाइयाँ तो मैन्युफैक्चर करती ही है, बट इसके अंदर क्या है कि ये रेगुलेटेड मार्केट, जैसे यूएस एक बड़ा मार्केट है जहाँ से ये ज़्यादातर इसकी जो दवाइयाँ हैं, ज़्यादातर क्या सभी दवाइयाँ अप्रूवल आने के बाद ये क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग भी मास मैन्युफैक्चरिंग होती है। अप्रूवल वगैरह सारी चीज़ें, रूल्स रेगुलेशन सारे फॉलो करके उसके बाद ये मैन्युफैक्चर करती है। जिसके अंदर कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो नहीं होती, मतलब मार्केट के अंदर उसकी अभी तक रिसर्च नहीं हुई है। वो पहली कंपनी यही बना रही होती है। मतलब यार बहुत सारी कंपनियाँ ऐसे रिसर्च करके नई दवाइयाँ, भाई आज को पता ही है कि भाई नई दवाइयों की रिसर्च होती रहती है। तो कुछ नई दवाइयाँ होती हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो पहले ही बन चुकी है, उनकी वापस दूसरी कंपनियां जो ऑर्डर लेके जेनेरिक दवाइयाँ बनाना चाहती है। तो कुछ वैसी, मतलब ये दोनों ही काम करती है, दोनों ही चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करती है। इसका रिसर्च वगैरह का भी काम है। और ये सारी जो दवाइयाँ यूएस एफडीए से अप्रूवल के बाद ही पूरी सेलिंग स्टार्ट करती है, पूरी इसकी जाँच वगैरह रिसर्च होती है। इसकी टोटल 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 2 महाराष्ट्र के अंदर है, एक एमपी के अंदर है, ठीक है। और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इसका ऑफिस या आउटलेट जो भी मान सकते हैं वो महाराष्ट्र ठाणे के अंदर है। मैक्सिमम इसकी सेलिंग आप कहें तो यूएसए के अंदर ही होती है। इसका कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसके अंदर इसका यूएस के अंदर भी मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। मेट्रोप्रोलेल, टार्टरेट, ये रक्तचाप की दवाइयां होती है, इसके अंदर इसका मार्केट शेयर है 37% का। और कुछ मांसपेशियों के लिए दवाइयां वगैरह बनाती है, उसके अंदर इसका मार्केट शेयर 35% का है यूएस के अंदर। और भी कई तरह की दवाइयां बनाती है। और अभी 72 प्रोडक्ट्स हैं इसके एएनडीए और एनडीए के अंदर। मतलब मैंने आपको बताया जो कुछ एनडीए क्या होता है, जो पूरी नई दवाई होती है, नई एक रिसर्च सामने आती है। एएनडीए मतलब जो पहले से दवाई की रिसर्च हो चुकी है, फिर उसकी जो दूसरी कंपनियां क्या है कि जेनेरिक मेडिसिन बनाती है। तो 72 प्रोडक्ट्स मतलब इसके हैं जो कि यूएस एफडीए द्वारा अप्रूव्ड किए गए हैं। और 66 प्रोडक्ट्स जो है कमर्शियलाइज हो चुके हैं, मतलब मार्केट के अंदर आ चुके हैं। और इसके कस्टमर्स की अगर बात करें तो यूएस के जो टॉप 3 होलसेलर्स हैं, जिसके हाथ में 90% यूएस का जो दवाइयों का पूरा मार्केट है या पूरा बिजनेस है, वो भी इसके कस्टमर्स हैं। और यूएसए के अलावा अदर कंट्रीज़ में भी अपनी प्रोडक्ट्स जो है सेल करती है। ज़्यादातर इसका रेवेन्यू जो है यूएसए से ही आता है। तो मैंने देखा था कि भाई ये टैरिफ वगैरह का कुछ असर पड़ता है नहीं पड़ता, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो यहीं से होती है इंडिया के अंदर। तो ऐसा कोई आरएचपी में कुछ मेंशन नहीं किया गया, बट अब देखिए मार्केट इसका यूएसए ही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल सेक्टर फार्मा से रिलेटेड है, बट रिसर्च वगैरह भी करती है। और यूएस के अंदर इसका मार्केट है, जो भी इसके प्रोडक्ट्स आते हैं पूरा अप्रूव होने के बाद मतलब मार्केट के अंदर आते हैं। तो देखिए, अब सेक्टर तो ठीक है, बट अब इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं वो अच्छे हैं या नहीं है, मतलब ऐसे सेक्टर के अंदर टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी। इनिशियल्स इसके 2023 से 2025 तक दिए गए हैं, और 2025 के एक क्वार्टर के भी दिए गए हैं। अगर एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है।
रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, लगभग 3 टाइम्स हुआ है रेवेन्यू 2023 से 2025 के अंदर। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 2023 के अंदर ये लगभग 17 करोड़ के लॉस के अंदर थी, फिर 2024 के अंदर प्रॉफिट के अंदर आएगी, 2025 के अंदर इसका प्रॉफिट और बढ़ गया, काफ़ी अच्छी बात है, और इस क्वार्टर के अंदर भी ये प्रॉफिट के अंदर है। फिर अगर इसका मार्जिन निकाले तो 2023 के अंदर ये लॉस के अंदर थी, 2024 के अंदर इसका मार्जिन है 10.43%, 2025 के अंदर 10.36%, मतलब लगभग स्थिर है, बराबर इसके मार्जिन हैं, और एक क्वार्टर के अंदर अभी 2025 के 12% के आसपास है। बढ़िया बात है, मार्जिन वगैरह अच्छे हैं। बाकी एबिटा के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ी है, रिजर्व्स के अंदर भी साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी इसके हाथ में 397 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं। बोरोइंग्स भी इसकी साल दर साल बढ़ी है, 495 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स है इसके हाथ में आज की तारीख में। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.73 का निकल कर आता है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। हालांकि एक अच्छी बात यह लगी कि आईपीओ के पैसे से 310 करोड़ रुपए अपने डेट पे करने के अंदर काम में ले रही है, काफी अच्छी बात है। आईपीओ के बाद डेट काफी हद तक कम हो जाएगा। तो ओवरऑल रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, डेट थोड़ा ज्यादा है बट वो आईपीओ से पे कर रही है, अच्छी बात है। आईपीओ के बाद भी थोड़ा बहुत डेट रहेगा बट इसने इस पर काम किया है, अच्छी बात है। आरओई 29%, आरओसी 26% के आसपास है। तो फाइनेंशियली कंपनी ठीक नजर आ रही है, आईपीओ के बाद मतलब और अच्छी हो जाएगी। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की, तो इसका पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 55 का निकल कर आता है, और अदर कंपटीटर्स का इसका पी निकल कर आता है 18 से 34 के बीच में। अदर कंपटीटर्स जैसे सन फार्मा बहुत बड़ी कंपनी है, ऑरोबिंदो फार्मा, जाइडस, ये सब बहुत बड़ी कंपनियां हैं। ये सबसे छोटी अपने मतलब जो इसने पीयर्स मेंशन किए हैं आरएचपी के अंदर, उनमें सबसे छोटी कंपनी है ये। तो पी वाइज अगर वैल्यूएशंस देखिए, इसका 55 का, अदर का 18 से लेकर 34 के बीच में, तो पी वाइज काफ़ी महंगी वैल्यूएशंस है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 1 रुपये पर आ रहा है, प्राइस बैंड 461 रुपये से लेकर 485 रुपये के बीच में रखा गया है। 30 मतलब 30 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल इसका इश्यू साइज है 1377 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर ओएफएस है 500 करोड़ रुपए के, जिसके अंदर फ्रेश इशू है 500 करोड़ रुपए के, जिसके अंदर 310 करोड़ रुपए अपना डेट पे करने के अंदर काम में लेने वाली है, और ओएफएस है 877 करोड़ रुपए का। एम्प्लॉइज को 46 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। रिटेल पोर्शन 10% का, लिस्टिंग डेट है 16 अक्टूबर को। तो ये हो गई कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करे तो लिस्टिंग एज के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपके क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। कोई भी मेरी तरफ से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज है, जैस पैरामीटर, सिर्फ रिस्क मापने के लिए और आज की कंडीशन में डिमांड देखने के लिए, और कुछ भी नहीं है। बाकी इसके आपके पूरे भरोसे नहीं रहना है। तो जीएमपी भी 16% के आसपास बता रही है, तो जीएमपी तो ठीक है। जीएमपी में पूरा 1 पॉइंट अभी दे सकते हैं, ठीक है। 20% हालांकि हम लेके चलते हैं तो 20% के आसपास ही है, तो ठीक है। फिर वैल्यूएशंस के अंदर 0 पॉइंट मिलता है, वैल्यूएशंस के हिसाब से बहुत महंगी है, ठीक है। पी वाइज अगर देखें तो बड़ी, जो जितनी भी बड़ी, इससे काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन सभी से बहुत महंगी वैल्यूएशंस है, तो 0 पॉइंट हो जाता है। एंकर लिस्ट आना बाकी है, एंकर लिस्ट बड़ा इशू साइज है, उस हिसाब से ठीक ही आनी है, अच्छी आ सकती है। और एफआईआईस के अंदर मुझे लगता है बड़े नाम आ सकते हैं, क्योंकि यूएस रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स है, यूएसए के अंदर इसका मार्केट है, तो हो सकता है यूएस बेस्ड कंपनियां भी काफ़ी हमें देखने को मिले। सब्सक्रिप्शन वगैरह आना बाकी है। सब्सक्रिप्शन देखिए, अगर जीएमपी अच्छी रही तो सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी अच्छा आना ही है। बाकी अभी के लिए सारे फैक्टर्स नहीं आए, तो अभी हमें, मुझे लगता है थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए, इसको समय देना चाहिए, क्योंकि देखिए जीएमपी के डेटास भी फेक हो सकते हैं, भरोसा नहीं है, ठीक है ना। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखिए ये है, तो ये फार्मा सेक्टर से, बट इसका रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह का भी काम है, ये काफ़ी अच्छी बात है, जिसके अंदर ये नए प्रोडक्ट्स भी बनाती है, और पुराने जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो बने हुए हैं, उसकी जेनरिक मेडिसिन भी बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो जो ये नए प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर, उसका रिसर्च वगैरह करना, उनको अप्रूव करवाना यूएसए के द्वारा, मतलब यूएसए के अंदर, तो काफ़ी मतलब ये थोड़ा टिपिकल काम है। मतलब यूएसए के अंदर रूल्स रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा हैं, इतने अगर इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो काफ़ी ज़्यादा उधर रूल्स रेगुलेशन, एक एक चीज़ छोटी छोटी बारीकी से उनको मतलब पूरे रिसर्च करना पड़ रहा है। तो उस बेसिस पर देखें तो उसका काम थोड़ा यूनिक है। ज़्यादातर इसका मार्केट पूरा यूएसए से, ये बिजनेस वहीं से आता है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, और डेट है इसके ऊपर, बट आईपीओ के बाद ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक ये डेट अपना कम कर लेगी। कि आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है। तो ये है कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव में पहली चीज़ तो डेट इसके ऊपर है, डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, बट आईपीओ के पैसे से थोड़ा पे करेगी, तो ये थोड़ा दर्द पे एक मरहम हो जाएगा, ये अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि भाई इसकी वैल्यूएशंस बहुत महंगी है, ये तो नेगेटिव है, इसका कोई दर्द का मरहम है नहीं, तो ये दर्द तो आपको झेलना ही पड़ेगा। और तीसरी, लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यूएसए के अंदर सेल करती है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, यूएसए के अंदर सेल करती है, तो टैरिफ का कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो मैंने आरएचपी पूरी पढ़ी, उस आरएचपी के अंदर विशेष ऐसा कोई टैरिफ के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया था, ठीक है ना, इन्होंने तो कुछ मेंशन किया नहीं। बट हम देखते हैं कि भाई देखिए, विदेशों के अंदर जो भी
प्रोडक्ट सेल करते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को, तो दूसरे देशों में सेल करना थोड़ा डिफ़िकल्टी बात है। वहाँ के रूल्स रेगुलेशन चेंज होते हैं तो दिक्कत तो आती है। हो सकता है इसको भी दिक्कत आए या अभी भी दिक्कत आ रही हो कुछ, ठीक है ना, ये चीज़ें तो होती है। बट अब देखिए इसका पूरा मार्केट ही वहीं पे है, पूरा जो सेलिंग वगैरह सब यूएसए के अंदर ही होती है। तो मुझे लगता है उसके अकॉर्डिंग ही लोगों को वो प्रोडक्ट मिल रहे होंगे या उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हो रही है। हालांकि यूएसए ने दवाइयों पर ज़्यादा टैरिफ वगैरह कर नहीं लगाए हैं, बाकी मतलब हल्का फुल्का कुछ किया है। बाकी क्या है कि अदर प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा टैरिफ वगैरह लगे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेक्टर थोड़ा यूनिक है, बट अगर वैल्यूएशंस अच्छी होती तो मुझे लगता है काफ़ी अट्रैक्शन बन सकता था। बट वैल्यूएशंस इतनी अट्रैक्टिव नहीं है तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रहा। अगर देखा जाए इससे काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर कंपनियां ऑलरेडी अवेलेबल है, इससे अच्छी अच्छी सेफ बड़ी कंपनीज, तो ये चीज़ है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर देखते हैं आगे लिस्टिंग गेंस के हिसाब से कुछ स्कोप बनता है तो फिर आगे हम देखेंगे। बाकी मेरी तरफ से कोई भी अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम इंस्टाग्राम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।